साथियों नमस्कार, मैं सुमेर चौधरी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने इस लाइब्रेरियन गुरुजी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, प्रत्येक टॉपिक का कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से तैयार किया है अब तक। अब बारी है प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चंस देखने की। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एकदम नया फ्रेश बैच, जो कि आपका एमसीक्यूज बैच होगा। एक एक यूनिट के एक एक टॉपिक को हम लेंगे और उससे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, वो सब के सब सवाल हम यहां इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयार करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज की इस क्लास में टॉपिक आपका रहने वाला है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत। अब ज्ञान जगत से जितने भी सवाल आपकी परीक्षा में बनकर आ सकते हैं, उन सबको मैं इन क्लासों के अंदर शामिल करने की कोशिश करूंगा। तो चलिएगा साथियों, शुरू करते हैं यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की इस पहली क्लास को। आराम से आपको पर्याप्त समय मिलेगा, सोच समझ के एक एक सवाल का आपको जवाब देना है। देखिएगा, पहला सवाल आपके सामने है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल क्या है? नॉलेज शब्द की उत्पत्ति हुई है। नॉलेज, ज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? बता चुका हूं, कॉन्सेप्ट में नॉलेज का बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। ज्ञान क्या है? जो ज्ञात है वही आपका क्या है? ज्ञान है। तो अब आपको बताना है कि इस नॉलेज की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखो भाई, पहला जो ऑप्शन है उसमें प्रारंभ में जेड है, यहां पर जे है, यहां पर जी है और यहां पर के है। आप लोग सीधा सीधा याद कर लेते हैं कि नॉलेज शब्द की उत्पत्ति ग्नोसिस से हुई है, ग्नोसिस। लेकिन एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे ने ग्नोसिस याद कर रखा है, हो सकता है उसने स्पेलिंग पे ऊपर फोकस नहीं किया हो। तो साथियों ध्यान रखना, नॉलेज शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो ग्नोसिस होगा, ग्नोसिस अर्थात जी वाला होगा। तो सही जवाब यहां पर सी जाएगा। नॉलेज शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की, कई बार यह भी पूछ लेता है ग्रीक है कि लैटिन है, तो ग्रीक भाषा के ग्नोसिस से हुई है। और ग्नोसिस में ध्यान रखना जी आएगा, जेड नहीं। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, ये सवाल मैंने देखा है और वहां पर जेड भी बच्चे आंसर लगा के आ जाते हैं। तो सी इसका सही जवाब जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, डेनियल बेल के अनुसार ज्ञान क्या है? बहुत से विद्वानों के कथन मैंने लिखवा रखे हैं, सभी के स्टेटमेंट मैंने एक लिस्ट आपको तैयार करवाई है और वहां पर बहुत सारी परिभाषाएं भी मैंने आपको कंसेप्ट के दौरान करवाई है तैयार। आप सभी लोगों ने किया भी होगा। अगर तैयार कर रखा है तो आज कोशिश करिएगा देखिए सही जवाब तक पहुंचने की। डेनियल बेल की परिभाषा भी मैंने आपको वहां लिखवाई थी। तो डेनियल बेल के अनुसार ज्ञान क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिएगा। पहला ऑप्शन है अपनी क्षमताओं को पहचानना। ज्ञान क्या है? अपनी क्षमताओं को पहचानना। क्या यह परिभाषा डेनियल बेल ने दी थी? आप कहेंगे जी नहीं सर। अपनी क्षमताओं को पहचानने वाली जो परिभाषा है ज्ञान की, वो किसने दी थी? यहां भी एक सवाल आपका बन सकता है। बताइए, अपनी क्षमताओं को पहचानने की बात किसने करी थी? याद करिए, मैंने कहा था कि भाई अपनी क्षमताओं को पहचानो, राय मत ले। क्षमताओं को पहचान, राय मत ले। तो रायले की यह परिभाषा थी, यह परिभाषा रायले ने दी थी, जबकि यहां डेनियल बेल की पूछ रहा है, तो यह तो नहीं हो सकता। दूसरी परिभाषा है न्यायपूर्वक सत्यता पर आधारित विश्वास है। तो क्या यह परिभाषा डेनियल बेल ने दी थी? आप कहेंगे जी नहीं सर। न्यायपूर्वक सत्यता की बात जब भी होती है तो रस आता है, याद करवाया था ना। तो ये रसेल ने दी थी ये परिभाषा, तो ये रसेल की है, डेनियल बेल की तो नहीं है। तो ये भी कट जाएगा ऑप्शन। ज्ञान बहुआयामी होता है, ज्ञान की विशेषताओं में लिखवाया था मैंने, मल्टी डायमेंशनल होता है। तो बिल्कुल ये बात भी सत्य है, लेकिन ये बात डेनियल बेल ने नहीं कही थी, तो ये भी गलत है। हां, डेनियल बेल ने क्या बात कही थी कि ज्ञान तथ्य या विचारों का एक संगठित सेट है। बहुत बार यह परिभाषा पूछ ली जाती है डेनियल बेल की। ज्ञान
तथ्य या विचारों का एक संगठित सेट है। ये परिभाषा डेनियल बेल की है। तो सही जवाब यहां पर डी जाएगा साथियों। लिखवा रखी है मैंने सारी की सारी परिभाषाएं, सारे स्टेटमेंट आपको लिखवा रखे हैं। चलिएगा अगला सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। नॉलेज शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अभी करवाया था ना, ग्रीक भाषा के ग्नोसिस से नॉलेज निकला है। तो ग्रीक भाषा यहां आंसर जाएगा बी, एकदम सही जवाब होगा। चलिएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। डेवनपोर्ट के अनुसार ज्ञान क्या है? डेवनपोर्ट की बात हो रही है भाई, के अनुसार ज्ञान क्या है? डेवनपोर्ट की परिभाषा आपसे पूछ रहा है। देखिएगा भाई, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या कहता है? विश्वास अथवा मत से कुछ अधिक है। ज्ञान विश्वास अथवा मत से कुछ अधिक है। क्या यह परिभाषा डेवनपोर्ट की है? आप कहेंगे नहीं सर, विश्वास अथवा मत से कुछ अधिक है, यह परिभाषा तो शेफाली गुप्ता की है, लिखवाई है मैंने। लाइब्रेरियन गुरुजी एप्लीकेशन में जो कॉन्सेप्ट वाली क्लासें हैं वहां देखिएगा, बहुत अच्छे से लिखवा रखी है। तो विश्वास अथवा मत से कुछ अधिक है, यह बात तो शेफाली गुप्ता ने कही थी, जबकि यहां डेवनपोर्ट की बात कर रहा है। ये डे है भाई, ध्यान रखना, ये नहीं है ना। चलिएगा दूसरी परिभाषा या दूसरा ऑप्शन देखिएगा, बौद्धिक पद्धति द्वारा निष्पादित प्रक्रिया का परिणाम है। ज्ञान बौद्धिक पद्धति के द्वारा निष्पादित प्रक्रिया का परिणाम है। यह परिभाषा डेवनपोर्ट ने दी थी क्या? आप कहेंगे नहीं सर, बौद्धिक पद्धति द्वारा निष्पादित प्रक्रिया का परिणाम, यह जो परिभाषा है वो जे.एच. सेरा ने दी थी। याद कर लीजिए, सारी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखवाई है। तो ये जे.एच. सेरा की है, डेवनपोर्ट की तो नहीं है। तीसरा, इंसान के मन को प्रकाशित करने वाला। ज्ञान इंसान के मन को प्रकाशित करने वाला है। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? इंसान के मन को प्रकाशित करने की। जब भी कोई बात करता है तो बोले गुरुजी स्वाद ही अलग हुआ है, रस ही अलग हुआ है, रसेल ने यह परिभाषा दी थी। डेवनपोर्ट की यह भी नहीं है। तीन अगर कट गई तो चौथी बच गई, वही अपना आंसर जाएगा। जी हां, डेवनपोर्ट ने कहा था कि ज्ञान फ्रेम युक्त अनुभव, मूल्यों एवं प्रासंगिक जानकारी का तरल मिश्रण है, फ्लूइड मिक्स्ड है, लिखवा रखी है मैंने। तो याद करिए बहुत अच्छे से इन सब चीजों। तो डी परफेक्ट अपना आंसर जाने वाला है। चलिएगा बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। एल्विन टफलर का संबंध नहीं है, संबंध नहीं होना चाहिए एल्विन टफलर का। याद करो, जब मैं यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का कॉन्सेप्ट आपको करवा रहा था तो वहां पर एल्विन टफलर की 3 पुस्तकों के नाम मैंने लिखवाए थे और याद करने के जुगाड़ भी बताए थे वहां पर। तो वही क्वेश्चन है यहां पर। एल्विन टफलर का संबंध नहीं है, मतलब वह पुस्तक कौन सी है जो एल्विन टफलर की नहीं हो। ठीक है, 3 को छोड़ करके चौथा आंसर आ जाएगा। देखो, फ्यूचर शॉक पहला ऑप्शन याद करवाया था ना। बोले फ्यूचर में गुरुजी शोक आओगो, है ना, फ्यूचर में शोक आओगो, क्या करो बोले टोपला को ना, टोपलोडिया करो ना सिर पर। तो फ्यूचर में भी टोपला को शोक आओगो। फ्यूचर में शोक क्या को आओगो रे, टोपला को आओगो। टोपला सु याद रखना है टफलर। तो या तो बोले गुरुजी एल्विन टफलर की पुस्तक है, इससे तो संबंध है, जबकि यहां तो नई वाली बात कर रहा है। थर्ड वेव तीसरी किरण क्यों निकला है? बोले गुरुजी टोपला में निकला है। तो यह भी टफलर की पुस्तक है। तीसरी किरण बोले गुरुजी क्या सु निकला है? टोपला निकला है। ठीक है, पावर, आप सबका पावर कहां है भाई? अपने अपने टोपले में। टोपले का मतलब टफलर दिमाग में बिठा लेना। तो ये वाली बात भी किसके लिए है? टफलर के लिए है। मतलब क्या हुआ, फ्यूचर शोक जो है एल्विन टफलर की पुस्तक है, थर्ड वेव जो है वो भी एल्विन टफलर की है, और पावर जो है वो भी बोले गुरुजी टोपला में ही है, तो यह भी टफलर की है। तो ये तीनों पुस्तक तो टफलर की है, इनका संबंध तो टफलर से है, जबकि यहां नहीं की बात कर रहा है। तो आपका डी आंसर जाएगा। हिस्टोरिया एनिमेलियम जो पुस्तक है वो अरस्तु की है, ये टफलर की नहीं है। तो इस प्रकार से प्रत्येक चीज को देखते हुए आगे बढ़ना है। डी यहां सही जवाब जाएगा क्योंकि नहीं पूछ रहा है। अगला सवाल बहुत गजब का सवाल देखिएगा। ज्ञान विश्वास अथवा मत से कुछ अधिक है,
कथन किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है। अभी मैं करवा चुका हूं, ऑप्शन में आया था ये, वहां मैंने बताया है, कोशिश करो देखे सही जवाब तक पहुंचने की। ज्ञान विश्वास अथवा मत से कुछ अधिक है, विश्वास अथवा मत से कुछ अधिक है, यह कथन किसका है। आप कहेंगे सर यह बात तो सैफ अली गुप्ता ने कही थी नॉलेज के लिए, तो बी यहां सही जवाब जाएगा। ये रसेल है भाई, ई नहीं है, रस है ये। चलिएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है अगला सवाल। किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है। किसका स्टेटमेंट है ये, ज्ञान ही शक्ति है। ये स्टेटमेंट किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या रसेल ने कहा, विलियम जेम्स ने कहा, रंगानाथन ने कहा, या थॉमस होब्स ने कहा था। लिखवा रखा है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज वाली क्लास के अंदर, और शायद पहली या दूसरी क्लास में ही ये सारी चीज मैंने आपको करवा रखी है। ये सारे स्टेटमेंट एक जगह लिखवा रखे हैं। किसने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है, तो ये बात थॉमस हॉब्स ने कही थी। किसने कही थी, थॉमस हॉब्स ने। थॉमस हॉब्स का कथन था कि ज्ञान ही शक्ति है। चलिएगा बहुत महत्वपूर्ण सवाल फिर से आपके सामने है कि किसके अनुसार ज्ञान सभ्यता संरक्षित सूचना का समुद्र योग होता है। समुद्र योग की बात कौन सा विद्वान करता है, बताइए भाई। चार ऑप्शन फिर से आपके सामने है। क्या अरस्तु ने यह बात कही है, क्या बर्जून ने यह बात कही है। बर्जून की परिभाषा भी लिखवा रखी है मैंने, आपको ध्यान रखना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या यह बात जे.एच. सेरा ने कही है, या फिर यह बात एस.आर. रंगानाथन साहब ने करी थी। लिखवा रखा है, बताइए भाई। किसके अनुसार ज्ञान सभ्यता संरक्षित सूचना का समुद्र योग है, और यह बात करी थी डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के द्वारा। डी यहां सही जवाब जाएगा। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। ज्ञान इंसान के मन को प्रकाशित करता है। ऑप्शन में करवा चुका हूं अभी यह सवाल, और अब तो गलती आप कर ही नहीं सकते क्योंकि ताजा ही पढ़ाया है, जस्ट ही करवाया है। ज्ञान इंसान के मन को प्रकाशित करता है, यह कथन किसका है। क्या रंगानाथन साहब का है, क्या अरस्तु का है, क्या रसेल का है, क्या जेम्स का है, बताइए भाई। ज्ञान इंसान के मन को प्रकाशित करता है, और जब इंसान का मन प्रकाशित होता है तो बोले गुरुजी रस ही अलग आएगा उसमें। तो रस से क्या जाएगा, रसेल जाएगा। बेटा जी ये परिभाषाएं जो हैं वो इसी प्रकार से जोड़ तोड़ करके याद करनी पड़ेंगी। इनके जो वर्ड हैं, मेन वर्ड हैं, वो आप कनेक्ट कर लेना उस विद्वान के साथ में। एक वर्ड पकड़ लेना जो इंपॉर्टेंट है उसमें से एक या दो, फिर उनके साथ उनको अलग अलग तरीके से जोड़ जोड़ कर याद करने की कोशिश करना। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। ज्ञान बौद्धिक पद्धति के द्वारा निष्पादित प्रक्रिया का परिणाम है। अभी करवाया है, अब तो गलती नहीं होनी चाहिए। बौद्धिक पद्धति द्वारा निष्पादित प्रक्रिया का परिणाम किसको या किसने कहा है। ज्ञान को बौद्धिक पद्धति द्वारा निष्पादित प्रक्रिया का परिणाम किसने बताया। क्या जे.एच. सेरा ने बताया, क्या एस.आर. रंगानाथन ने बताया, प्लूटो ने बताया, या रसेल के द्वारा बताया गया था। लिखवा चुका हूं, करवा चुका हूं बहुत अच्छे से। ईमानदारी के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे सवाल आप किसी भी सूरत में गलत नहीं करेंगे। जी हां सही जवाब ए जाएगा, क्योंकि यह स्टेटमेंट जे.एच. सेरा का था। ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है भाई। देखिएगा क्या है, कथन है, एक स्टेटमेंट है कि ज्ञान वही है जो सत्य है, और सत्य को इस तरह से उचित ठहराया जाना चाहिए जो दर्शाता है कि यह सत्य होना चाहिए, यह आवश्यक रूप से सत्य है। किसका स्टेटमेंट था ये। क्या जैक्स बर्जून का स्टेटमेंट था, क्या रंगानाथन साहब का यह स्टेटमेंट है, क्या सेरा का है, या फिर अरस्तु का है। लिखवा रखा है, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने आपको ना पढ़ाई हो, और जो ना पढ़ाई है वो भी मैं करवाऊंगा। बिना पढ़ाई हुई अगर कोई चीज आती है मेरे सामने तो वो भी एकदम व्याख्या के साथ यहां क्लियर करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा।
ये तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, आपको कॉन्सेप्ट में करवा चुका हूं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपके अरस्तु का है, डी यहां सही जवाब जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, असत्य कथन आपको ढूंढना है। ज्ञान की परिभाषाएं, विशेषताएं, ये सब चीज मैं आपको लिखवा चुका हूं। और अगर विशेषताएं आप नॉलेज की पढ़ चुके हैं तो उन्हीं विशेषताओं से ऐसे सवाल बन करके आते हैं, आपको उसमें से देखना है कि कौन सी बात नॉलेज के संदर्भ में सही है और कौन सी बात गलत है। इस सवाल में आपको गलत जो कथन है वो ढूंढना है नॉलेज के संदर्भ में। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन कहता है कि ज्ञान किसी तथ्य को समझने की स्थिति है। बिल्कुल वही तो ज्ञान है, किसी तथ्य को समझने की स्थिति को ही तो हम ज्ञान कहते हैं। तो ये बात तो सही है, जबकि यहां तो गलत देखनी है अपने को, तो ये तो बिल्कुल सत्य है, आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन, ज्ञान लोगों के बीच सामाजिक वार्तालाप से या फिर लोगों के बीच सामाजिक वार्तालाप से नए ज्ञान की उत्पत्ति होती है। लोगों के बीच सामाजिक वार्तालाप होगा तो कुछ ना कुछ नया नॉलेज निकल के आएगा, तो ये बात तो सही है, बिल्कुल ये बात भी सत्य है। आपको तो असत्य चाहिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, हम जो कुछ समझते हैं वही ज्ञान है, मतलब जो ज्ञात है वही ज्ञान है, तो ये बात तो सत्य है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, जबकि गलत देखनी है। तो 3 अगर कट गए तो चौथा अपने आप आंसर हो गया। कैसे हो गया? चौथा ऑप्शन कहता है कि ज्ञान कभी अप्रचलित नहीं होता, जबकि ये बात तो गलत है। ज्ञान कभी अप्रचलित नहीं होता, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। ज्ञान अप्रचलित होता है, ज्ञान ऑब्सोलेट होता है भाई, है ना, तो अप्रचलित होता है। आज आपकी किसी चीज को लेकर एक अलग थ्योरी है, हो सकता है उसके संदर्भ में इन फ्यूचर कोई नया रिसर्च हो जाए। मान लीजिए आज आप समझते हैं कि दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हो सकता है ऐसी कोई थ्योरी आ जाए कि वो ये कह दे कि ये तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो जो आज आपका नॉलेज है वो तो बदल जाएगा बिल्कुल। तो अप्रचलित हो सकता है, इसको आप हर एक संदर्भ में जोड़ के भी देख सकते हैं। ये बात बिल्कुल यहां गलत है, अप्रचलित नहीं होता, ये बात गलत है, क्योंकि ज्ञान कभी अप्रचलित नहीं होता, ये बात गलत है, क्योंकि ज्ञान अप्रचलित होता है। ये नहीं, अगर यहां नहीं होता तो फिर ये कथन भी सही हो जाता। तो यहां गलत पूछा है, तो ये डी वाली बात गलत है, ज्ञान भी अप्रचलित होता है, ध्यान रखना। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? फिर से आपको गलत बात ही ढूंढनी है। पहला ऑप्शन, ज्ञान मानव सभ्यता द्वारा संरक्षित किए गए संपूर्ण विचारों का योग है। मानव सभ्यता के द्वारा संरक्षित किए गए संपूर्ण विचारों का योग ही तो ज्ञान है, ये बात तो सही है, गलत पूछ रहा है। ज्ञान संपूर्ण जगत में विचारों का ही तो एक समूह है, विचारों का समूह है ही तो ज्ञान है। चलो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। विचारों का संचय ज्ञान की ओर मार्गदर्शित करता है। विचारों का संचय तो ज्ञान की ओर मार्गदर्शित करेगा, जबकि ये कह रहा है कि मार्गदर्शित नहीं करता है, तो ये बात तो गलत है भाई, क्योंकि विचारों का संचय तो आपको ज्ञान की ओर मार्गदर्शित करता है, जबकि ये तो कह रहा नहीं करता है, इसका मतलब ये बात गलत है। तो सही जवाब क्या जाएगा? सी जाने वाला है। चौथा ऑप्शन भी देख लीजिएगा, ज्ञान व्यक्ति की उम्र के साथ प्राप्त होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपके नॉलेज में भी वृद्धि होती जाएगी, तो ये बात तो सत्य है, गलत बात आपकी सी है। सी इसका सही जवाब होगा। ऐसे ही सवाल परीक्षाओं के माध्यम से पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल जो चीजें करवा रहा हूं उनको एकदम तोते की भांति तैयार कर लेना, एक एक शब्द को रट लेना, याद कर लेना, समझ लेना, लेकिन सवाल गलत नहीं होना चाहिए। देखिएगा अगले सवाल की चर्चा करते हैं। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? फिर से एक गलत कथन आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन, ज्ञान का पुनः उपयोग भी किया जा सकता है। बोले गुरुजी अब बात तो एकदम सही है, ज्ञान का पुनः उपयोग किया जा सकता है, करते ही हैं आप। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि बताइए भारत में पुस्तकालय विज्ञान के पिता कौन है? आप कहेंगे सर एस.आर. रंगनाथन है, आपने ज्ञान का प्रयोग किया। परीक्षा में सवाल फिर से आ गया कि बताइए भारत में पुस्तकालय विज्ञान के पिता कौन है? वहां आपने तुरंत टिक कर दिया एस.आर. रंगनाथन है, ज्ञान का आपने पुनः उपयोग किया है ना। तो हर जगह होता है, हर फील्ड में होता है, हर एक चीज पे लागू है ये बात। तो ज्ञान का पुनः उपयोग किया जा सकता है, तो ये बात तो सही है, जबकि गलत देखनी है।
ज्ञान के मूल्यों में परिवर्तन नहीं होता। बिल्कुल मूल्यों में परिवर्तन होता है, अभी एग्जांपल दिया था मैंने दारू वाला भी। तो ये बात ज्ञान के मूल्यों में परिवर्तन नहीं होता, नहीं ये बात गलत है, ज्ञान के मूल्यों में परिवर्तन होता है। तो आपको गलत ही तो पूछ रहा है, तो बी यहां पर अपना सही जवाब जाएगा। ज्ञान के मूल्यों में परिवर्तन होता है, ये कह रहा है नहीं होता, तो ये बात तो गलत है, गलत ही पूछ रहा है, तो बी अपना आंसर जाएगा। चलो जी आगे और देख लेते हैं। ज्ञान का नवीनीकरण करना पड़ता है, बिल्कुल अपडेट तो रहोगे ना, तो नवीनीकरण तो करना पड़ेगा ना ज्ञान का, ये बात तो सही है। ज्ञान अनंत है, कोई सीमा नहीं है, कितना भी हो सकता है, तो ये तो अनंत है ज्ञान, तो ये बात तो सारी सही है। केवल बी ऑप्शन को छोड़कर तीनों बात सत्य है नॉलेज के संदर्भ में, बी यहां सही जवाब जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं, देखिएगा। ब्लिस के अनुसार ज्ञान के कितने चरण हैं? ज्ञान के चरण पूछ रहा है आपसे, मैंने ज्ञान के चरण आपको लिखवाए हैं। ब्लिस ने कितने चरण बताए, जो चरण बताए वो कौन कौन से बताए। अब ऐसा सवाल आ गया है और अब आगे आने वाले जो सवाल आएंगे वो इसी प्रकार के आएंगे। मैं अगर थोड़ी सी भी व्याख्या कर दूंगा तो आगे वाले सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे वाला सवाल जो आएगा उसका जवाब आपको ना मिले, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो मैंने इस प्रकार से बनाए हैं कि इनकी व्याख्या भी आपको क्वेश्चन में ही मिलती जाएगी। तो देखिएगा, जैसे अभी सवाल आ गया कितने चरण है, तो पहले तो चरण बता देंगे, फिर अगला सवाल आएगा कौन कौन से चरण हैं, फिर ठीक है तीनों चरण भी देख लेंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा कि तीनों चरणों की विशेषताओं से संबंध में मैंने क्वेश्चन बना दिया है, तो उससे फिर निपटेंगे। तो चलो जी, ब्लिस के अनुसार ज्ञान के 3 चरण हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया है, सी यहां सही जवाब जाएगा। अब 3 चरण कौन कौन से हैं वो मिलेगा आपको अगले सवाल में। वही तो मैंने कहा है ना कि हमने पहले कॉन्सेप्ट को भली भांति पढ़ लिया है, अब उस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में सवाल किस प्रकार से आएगा, उस सवाल से निपटने की जो अपनी ये तैयारी है वो अच्छे से चलेगी। एग्जाम तक हम इस प्रकार से निपटेंगे। जल्दी सिलेबस कंप्लीट होने का यही फायदा है, सिलेबस कंप्लीट करो और उसके बाद ट्यूशन वाली क्लास में आ जाओ। कोई साथी अगर नया है ना तो वो जाए लाइब्रेरियन गुरुजी एप्लीकेशन के ऊपर कॉन्सेप्ट वाली जो क्लासें हैं वो तैयार करे, वो तैयार करने के बाद इस क्लास में आना आनंद आएगा अलग से। डेली क्लास होगी, रोज आपको टॉपिक पता ही है, एक एक टॉपिक के हिसाब से चलेंगे। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज शुरू कर दिया है, तो कल भी जब आओ तो आप इस यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को पढ़ के आइएगा कॉन्सेप्ट को, और फिर मैं सवाल करवाऊं तो उन सवालों को देखिए आप उनमें से कितने सवालों के जवाब दे पाते हैं, और अधिकतर 90% सवाल वही होंगे जो मैंने कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाए हैं। 10% अलग भी हो सकते हैं। अगर मुझे लगा कि बच्चों को यह चीज बतानी चाहिए तो मैं वो भी इनके माध्यम से आपको तैयार करवाऊंगा। देखिएगा, ब्लिस के अनुसार ज्ञान का चरण नहीं है। आपने अभी देखे थे कि ब्लिस ने ज्ञान के 3 चरण बताए थे, तो 3 तो ऑप्शन में आ जाएंगे, चौथा कौन सा है वो आप देख लेना भाई। चरण नहीं है, बताइए भाई, इसका मतलब आपको याद होगा कि ज्ञान के 3 चरण कौन कौन से बताए हैं ब्लिस ने, तो आप सही जवाब बता देंगे। देखिएगा, पहला ऑप्शन विकासात्मक चरण, डेवलपमेंटल स्टेज। क्या यह ब्लिस ने बताया है चरण? आप कहेंगे हां जी सर, यह तो ब्लिस ने बताया है, जबकि यहां नहीं वाली बात है। दूसरा ऑप्शन शैक्षणिक चरण अर्थात पेडागोजिक स्टेज, यह भी ब्लिस ने एक चरण बताया है, तो दूसरा भी ठीक है। तीसरा व्यवहारिक चरण अर्थात प्रैग्मेटिक स्टेज, तो यह भी ब्लिस ने बताई है। तो तीनों ब्लिस के द्वारा ज्ञान के चरण बताए गए हैं। अभी आपने पीछे वाला सवाल देखा था कि ब्लिस ने ज्ञान के कितने चरण बताए, आपने कहा 3 चरण बताए। आगे इस सवाल के माध्यम से आपने सीखा कि ब्लिस ने ज्ञान के 3 चरण कौन से बताए, तो ए विकासात्मक चरण, शैक्षणिक चरण और व्यवहारिक चरण। 3 चरण याद हो गए। अब आगे वाले सवालों में इनकी विशेषताओं के आधार पर क्वेश्चन बनाएंगे कि वहां से कैसे सवाल बन सकता है। हाँ, चौथा ऑप्शन दिया है वैज्ञानिक चरण। वैज्ञानिक चरण इन्होंने नहीं बताया, ये वैज्ञानिक जो है ये ज्ञान का प्रकार था, ये वैज्ञानिक प्रकार ज्ञान का प्रकार है। विषय के आधार पर हम ज्ञान के प्रकार देखेंगे, बहुत से आधारों पर ज्ञान के प्रकारों की बात भी हम करेंगे आने वाले क्वेश्चंस के माध्यम से। तो ये जो वैज्ञानिक ये ज्ञान था, वैज्ञानिक ज्ञान साइंटिफिक नॉलेज जो है वो विषय के आधार पर ज्ञान का एक प्रकार है, चरण नहीं है, इस चीज का भी ध्यान रखना। तो डी यहां सही जवाब जाएगा, क्योंकि ये चरण नहीं था, ये ब्लिस ने नहीं बताया था, ये तो ज्ञान का प्रकार है
तो डी आंसर जाएगा। ऐसे सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं, अगर अच्छे लेवल का पेपर आ गया तो यहीं से सवाल मिलेंगे आपको। और अगर मोटी मोटी चीजें हैं, नॉर्मली जैसे पेपर आता है आज तक वैसा आ गया तो फिर हम तो बहुत आगे रहेंगे ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिएगा बात करते हैं इस सवाल की। ब्लीस के अनुसार, थोड़ी देर ब्लीस की ही बातें करेंगे ना, एक एक विद्वान को लेकर हम आगे बढ़ते चलेंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। ब्लीस के अनुसार किस चरण में ज्ञान विविध प्रकार की संस्थाओं, देखो यहां से ये पकड़ना, विविध प्रकार की संस्थाओं, समाजों एवं संस्कृतियों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। 3 चरण हमने देखे थे ज्ञान के, तो ऐसा कौन सा चरण था जिसके अंदर ज्ञान संस्थाओं के माध्यम से, समाजों के माध्यम से और संस्कृतियों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो वो ज्ञान का चरण कौन सा है? क्या विकासात्मक चरण में ऐसा होता है, क्या शैक्षणिक चरण में ऐसा होता है, क्या व्यवहारिक चरण में होता है, या फिर सब में ही ऐसा होता है? आप इसका सही जवाब क्या देंगे? उम्मीद करता हूं जिन छात्रों ने लगातार क्लासें करी हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो तो ये सवाल गलत नहीं करेंगे और वो कहेंगे सर इसका विकासात्मक चरण होगा, डेवलपमेंटल स्टेज इसका सटीक जवाब होगा। ए राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, ब्लीस के अनुसार किस चरण में ज्ञान छोटे बच्चों एवं बच्चों को सिखाया जाता है? बच्चों की बात आ रही है, सिखाने की बात आ रही है, तो शिक्षा की बात हम करेंगे तो सही जवाब जाएगा शैक्षणिक चरण, पेडागोजिक स्टेज इसका सही जवाब जाएगा। ब्लीस के अनुसार बात हो रही है तो बी यहां सही जवाब जाएगा। तीनों की विशेषता अपने आप आ जाएंगी, हर एक क्वेश्चन में मैं शामिल करता हुआ आगे बढ़ने वाला हूं। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है, ब्लीस के अनुसार ज्ञान के किस चरण में अर्जित किए हुए ज्ञान या जानकारी का प्रयोग वर्तमान की समस्याओं का समाधान करने में किया जाता है? जो ज्ञान हमने अर्जित कर लिया है उसका प्रयोग किस चरण के अंदर हम समस्याओं का समाधान करने में करते हैं? उस ज्ञान को कब हम अप्लाई कर रहे हैं, उसको व्यवहार में हम कब ला रहे हैं? तो आप कहेंगे सर व्यवहारिक चरण में ला रहे हैं, बिल्कुल नाम से ही चरित्रार्थ हो जाएगा इनका आंसर भी, तो सी सटीक जवाब होगा। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को आराम से शांति के साथ पढ़ लेंगे, थोड़ा सा बेजा अपना कंट्रोल में रखना और उसके बाद पढ़ लेना, सवाल गलत नहीं होगा। अगर कॉन्सेप्ट को आपने थोड़ा सा समझ के पढ़ा होगा तो। चलिएगा अब हम बात करते हैं अधिगम्यता की, अर्थात एक्सेसिबिलिटी की। अधिगम्यता के आधार पर अर्थात एक्सेसिबिलिटी के आधार पर ज्ञान के कितने प्रकार हैं? अब अधिगम्यता के आधार पर भी देखेंगे, विषय के आधार पर भी देखेंगे, विचार विमर्श के आधार पर भी ज्ञान के प्रकार देखेंगे, सभी के आधार पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिगम्यता के आधार पर ज्ञान के प्रकारों की, इसके बाद हम बात करेंगे विचार विमर्श के आधार पर ज्ञान के प्रकारों की, उसके बाद हम बात करेंगे विषय के आधार पर ज्ञान के प्रकारों की। इस प्रकार से हम बहुत आधार पर देखेंगे, है ना, 1 बाय 1 चलेंगे। लेकिन तो अधिगम्यता के आधार पर अर्थात एक्सेसिबिलिटी के आधार पर ज्ञान कितने प्रकार का होता है? बहुत साधारण सा आपका सवाल है। क्या 1 प्रकार का होता है, क्या 2 प्रकार का होता है, क्या 3 प्रकार का होता है नॉलेज, या 4 प्रकार का होता है? आप सबने अगर क्लास मेरी ली है, वहां से कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लिया है, तो उम्मीद करता हूं सभी ने सही जवाब जरूर दिया होगा। सी इसका सटीक जवाब होगा। अधिगम्यता के आधार पर अर्थात एक्सेसिबिलिटी के आधार पर ज्ञान 3 प्रकार का होता है। अब 3 प्रकार कौन से हैं, उनकी क्या विशेषता रही है, वो अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें एकदम अच्छे से क्लियर होता हुआ चलेगा। देखिएगा ये आ गया सवाल आपके सामने। अधिगम्यता अर्थात एक्सेसिबिलिटी के आधार पर ज्ञान का प्रकार नहीं है। अभी आपने देखा ज्ञान अधिगम्यता के आधार पर 3 प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार अगर याद है तो तुरंत अपने आप आपका ऑप्शन कट जाएगा। तो देखिएगा भाई 3 तो थे, चौथा नया है, वो आंसर हो जाएगा। तो अधिगम्यता के आधार पर ज्ञान का प्रकार कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है सार्वजनिक ज्ञान। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मेरी क्लासें करी है, तो आराम से कहेंगे बिल्कुल सर अधिगम्यता के आधार पर आपने ज्ञान का प्रकार करवाया है सार्वजनिक ज्ञान, पब्लिक नॉलेज, ये पढ़ा रखा है। दूसरा निजी ज्ञान, प्राइवेट नॉलेज, ये भी अधिगम्यता के आधार पे होता है, एक्सेसिबिलिटी के आधार पे होता है। और तीसरा आपने वहां बताया था प्रक्रियात्मक ज्ञान अर्थात प्रोसीजरल नॉलेज। ये 3 प्रकार आपने अधिगम्यता के आधार पर ज्ञान के बताए हैं। तो चौथा जो बच गया वही अपना आंसर हो गया। वैज्ञानिक ज्ञान जो है
वो अधिगम्यता के आधार पर नहीं था, वो विषय के आधार पर ज्ञान का प्रकार था। तो वैज्ञानिक जो ज्ञान है, साइंटिफिक जो नॉलेज है, वो विषय के आधार पर ज्ञान का प्रकार है, अधिगम्यता के आधार पर नहीं है। तो सही जवाब क्या जाएगा? डी जाएगा। ठीक है। बहुत से बच्चे अब कहेंगे सर इतना डिटेल से, इतना डीपली क्यों करवा रहे हो? ये मुझे हर बार सुनने को मिलता है। देखो, सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था राजस्थान लाइब्रेरियन का, उसमें भी बहुत से बच्चों ने कहा सर इतना डीप क्यों करवा रहे हो, इतना डिटेल से क्यों करवा रहे हो? सर सेकंड ग्रेड का ही तो है, कोई नेट का थोड़ी है, कोई कॉलेज लाइब्रेरियन का थोड़ी है, कोई प्रोफेसर का थोड़ी है। तो जिन्होंने राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का पेपर दिया था, उन्हें भली बात पेपर के बाद समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों करवाता हूं। और जो लोग मतलब जिनके मन में ये चल रहा था कि यार ऊपर ऊपर से ही आएगा, पढ़ लेंगे, जो पढ़ा रहे हैं उससे काम चल जाएगा, नहीं चलता भाई। ये कंपटीशन आजकल बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाने लग गया है, कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का हो गया है, ये मान के चलिए आप। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आजकल पूछे जाने लग गए हैं। तो जिस लेवल से मैंने करवाया था ना, उसी का फायदा है कि बच्चों ने अधिकांश क्वेश्चन सही किए हैं, अधिकांश बच्चों ने बहुत से क्वेश्चन सही किए हैं। तो ये उसी का परिणाम है। और अब भी कहेंगे बोले गुरुजी क्यों करा रहे हो, वो मिल ही को नहीं मानते, किताब में है ही को नहीं, दे ही कौन रखे हैं। तो बेटा ते किताब के पढ़ो हो, तो पतली पतली सी किताबा पढ़ो हो, नॉलेज की बुका उठाओ और पढ़ो। जब थाको सिलेबस ही छोटो सो दे रखा है तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। सिलेक्शन सीमित बच्चों का होगा, सबका तो नहीं होना है। और जो डिटेल से पढ़ेगा, गहनता से पढ़ेगा, जड़ तक पहुंचकर पढ़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। और कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हो गए तो कहीं से भी कोई चीज आपसे पूछ ले, कहीं भी आप गलत नहीं करेंगे। इसी वजह से मैं डिटेल के साथ पढ़ाता हूं। मेरी थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की क्लास भी अगर आप पढ़ के नेट का पेपर देने चले जाएंगे तो वहां भी आपको उसका बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। लोग नेट के सिलेबस में भी जिस लेवल से मैं करवा, देख लेना आप, बहुत से गुरुजन हैं, बहुत से और भी लोग हैं, तो वहां भी आप कोई भी टॉपिक उठा लेना मैंने जो करवाया हो, तो उसका कॉन्सेप्ट देखना और नेट जो मैंने थर्ड ग्रेड में पढ़ा रखा है वो देख लेना आप तो सिर्फ, और नेट में उन्होंने पढ़ा रखा है वो मिला लेना, मैच करवा लेना। 50% भी मिल जाए तो मेरी गारंटी है, दावे के साथ कह रहा हूं। मैं मेहनत करता हूं, मैं अपने कंटेंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट में मेहनत करता हूं, पूरे दिन में मेहनत करता हूं। मैं दिन भर कंटेंट निकालता हूं, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट निकालता हूं, विभिन्न परीक्षाओं के पेपर में निकालता हूं। उसके बाद जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि ये हमारे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। तो ये लोगों को लगता है कहेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है बेटा जी। चलिएगा, खैर अधिगम्यता के आधार पर ज्ञान का प्रकार नहीं है तो पढ़ाया है मैंने। सार्वजनिक ज्ञान भी होता है, निजी ज्ञान भी होता है और प्रक्रियात्मक ज्ञान भी होता है। वैज्ञानिक ज्ञान नहीं होता क्योंकि वो विषय के आधार पर ज्ञान का प्रकार है। ठीक है, डी यहां सही जवाब जाने वाला है। अगला सवाल देखिएगा, आप एक एक की बात कर लेते हैं। वह ज्ञान जो पढ़ने लिखने एवं अन्य उद्देश्यों हेतु आसानी से सार्वजनिक रूप में एक्सेसिबल होता है, सार्वजनिक रूप में एक्सेसिबल होता है, अधिगम्य होता है, तो वो ज्ञान का प्रकार कौन सा है? अधिगम्यता के आधार पर वह ज्ञान कौन सा है? क्या उसे सार्वजनिक ज्ञान कहेंगे? बिल्कुल साफ साफ कह रहा है, सार्वजनिक रूप से अधिगम्य है तो वो कौन सा प्रकार हो गया? सार्वजनिक ज्ञान हो गया आपका। तो पब्लिक नॉलेज हो गया, आसानी से पकड़ सकते हैं। बिल्कुल, अगर लैंग्वेज भी अच्छे से पढ़ ली तो सवाल पकड़ में आ जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, किस प्रकार का ज्ञान बाहरी लोगों के लिए, देखो बहुत अच्छी बात है, बाहरी लोगों के लिए अधिगम्य नहीं होता है। बाहरी लोगों के लिए अधिगम्य नहीं होता है, यह उस व्यक्ति की निजी संपदा है, किसी स्पेशल पर्सन की निजी संपदा है, पब्लिकली नहीं है। ये तो सार्वजनिक ज्ञान तो नहीं है, निजी संपदा है किसी की, तो ये निजी ज्ञान हो जाएगा, किसी व्यक्ति विशेष की संपदा है। तो बी सही जवाब जाने वाला है। यहां लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लोगे तो सवाल पकड़ में आ जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, अधिगम्यता अर्थात एक्सेसिबिलिटी के आधार पर ज्ञान का वह प्रकार है जो समाज की विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है तो वो कौन सा ज्ञान हो गया? आप कहेंगे सिर्फ प्रक्रियात्मक ज्ञान हो गया, प्रोसीजरल नॉलेज हो गया। तो सी यहां पर सही जवाब जाएगा। ऐसे सवाल आपका यहां से बनकर आ सकता है, इनके अलावा कोई सवाल नया नहीं बनेगा।
इस वाले पार्ट से। चलिएगा, अब आपने देख लिया, दूसरा देखते हैं हम थोड़ा सा। एक्सेसिबिलिटी के आधार पे हमने अभी देख लिया 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं और उनकी विशेषताएं भी देखी। अब एक्सेसिबिलिटी के आधार पे देखने के बाद हम देखेंगे विचार विमर्श के आधार पे ज्ञान के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, और उनकी भी फिर विशेषताओं की बात हम करते हैं। देखिएगा, विचार विमर्श अर्थात इंटरेक्शन करते हैं ना, इंटरेक्शन के आधार पे ज्ञान कितने प्रकार का होता है, इंटरेक्शन के आधार पे नॉलेज कितने प्रकार का होता है, उसकी टाइप कितनी होती है। तो इंटरेक्शन के आधार पे विचार विमर्श, विचार और विमर्श से 2 चीजें हो गई क्या, तो विचार विमर्श के आधार पे ज्ञान के प्रकार भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। याद रख लेना भाई, 2 प्रकार होंगे विचार विमर्श के आधार पे। अब 2 प्रकार कौन से होते हैं, यह आपका अगला सवाल है। अगर पढ़ रखा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी परिस्थिति में यह सवाल गलत नहीं कर सकते। हर एक चीज को मैंने जोड़ तोड़कर जुगाड़ बना बना करके आपको वहां याद करवाया है, और फिर भी याद नहीं है तो मर जाना कहीं जाके। देखिएगा, वह ज्ञान जो बाहरी दुनिया के साथ बिना किसी विचार विमर्श के उत्पन्न होता है, बहुत अच्छी बात है, बाहरी दुनिया के साथ बिना किसी विचार विमर्श के, बिना किसी इंटरेक्शन के उत्पन्न होता है, वो ज्ञान कौन सा होता है। तो वो कौन सा ज्ञान होगा, प्राथमिक ज्ञान होगा, अनुभव आधारित ज्ञान होगा, अर्थ संबंधित ज्ञान होगा, या घोषणात्मक ज्ञान होगा। बिना किसी इंटरेक्शन के, बिना किसी विचार विमर्श के जो नॉलेज की उत्पत्ति हो रही है, तो वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर प्राथमिक नॉलेज है। कैसे है, अभी समझ में आएगा। तो वो कौन सा ज्ञान है भाई, प्राथमिक ज्ञान है। अब समझना कैसे, ये भी समझ में आएगा अगले सवाल से। देखिएगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से सवाल पूछा जाता है। ऐसे एग्जाम्पल है, सभी कुंवारे अविवाहित हैं। सभी कुंवारे अविवाहित हैं। भाई सीधी सी बात है, क्या समझ में आया यहां, सभी कुंवारे अविवाहित है। भाई एक बात बताओ रहे, अगर अविवाहित है इसका मतलब क्या है, वो कुंवारा है। छोटा कोई भी बच्चा भी समझ जाएगा यार, बोले ब्याह को नहीं उड़ो तो वो कुंवारो ही है बेचारो, है ना। तो अविवाहित है इसका मतलब कुंवारा है। अब इसके अंदर मुझे किसी से विचार विमर्श करने की जरूरत पड़ रही है क्या, विचार विमर्श की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहां कौन सा प्रकार हो गया, आप कहेंगे सर प्राथमिक नॉलेज हो गया। बस यही तो पूछा है भाई, अविवाहित है तो कुंवारा अपने आप है। तो यह विचार विमर्श के आधार पर ज्ञान का कौन सा प्रकार प्रतीत हो रहा है, आप कहेंगे सर प्राथमिक ज्ञान। प्राथमिक ज्ञान में क्या हो रहा था, इंटरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। यहां विचार विमर्श की आवश्यकता पड़ रही है क्या, बोले गुरुजी कौन पड़ रही और नहीं पड़ रही, तो आंसर क्या हो रहा है, ए जाएगा। तो ए प्राथमिक, ठीक है। उसके बाद चलिएगा अगला सवाल देखिएगा, बहुत गजब का सवाल। कुछ कुंवारे बहुत प्रसन्न हैं, कई कुंवारा बहुत राजी हो रखे हैं। कुछ कुंवारे बहुत प्रसन्न है, मैं विचार विमर्श के आधार पर ज्ञान का कौन सा प्रकार प्रतीत हो रहा है, यह सुनना समझना, थोड़ा सा और समझ लो आज। कुछ कुंवारे बहुत प्रसन्न है। भाई एक बात बताओ, जब आप लोग कुंवारे के साथ या शादीशुदा के साथ इंटरेक्शन करेंगे तभी तो पता चलेगा ना वो प्रसन्न है कि नहीं है। तो विचार विमर्श तो होगा, और विचार विमर्श होगा तो इसका मतलब नॉलेज कौन सा है, अनुभव आधारित ज्ञान है। बिना इंटरेक्शन के होगा वो प्राथमिक होगा, और इंटरेक्शन के माध्यम से अगर कोई नॉलेज प्राप्त हो रहा है वो है अनुभव आधारित ज्ञान। कैसे अनुभव आधारित, समझिएगा। मान लो आपके 2 दोस्त हैं, दोनों शादीशुदा हैं। आप एक दोस्त के पास जाओ, जाकर पूछो, बोले शादी हो रखी है तेरी, तू राजी है के, ठीक है के, वो कहेगा बोले हाँ यार बढ़िया है, मेरी शादी हो रखी है, मैं खुश हूं। बोले कैसे खुश है, बोले देख टाइम पर मांडा मिल जाए हैं, बढ़िया चोरी इज्जत करे है, बढ़िया रेस्पेक्ट वगैरह करे है, ध्यान रखे है, छोटी छोटी चीजों को भी पता चला रखे है ना। तो बोले मैं खुश हूं, बढ़िया मेरी केयर करती है, बोले तो मैं खुश हूं। अब वो दूसरे दोस्त के पास जाएगा, वो भी मैरिड है, उससे जाके पूछेगा बोले क्या रहे खुश है गे, बोले क्या का खुश है यार, जिंदगी खराब कर रहा है, बोले क्या, बोले यार हर चीज को मोबाइल में पासवर्ड लगाना पड़ता है, कभी व्हाट्सएप पे पासवर्ड लगा के रखना पड़ता है, कोई हर चीज को प्राइवेट रखना पड़ता है, ये वो ना, ये बात बात में ऐसे किटपिट। तो वो अपनी व्यथा बताएगा। तो एक तो खुश था और एक दुखी था, जबकि दोनों की परिस्थिति सेम होनी चाहिए थी ना। तो आपको पता कैसे चला,
विचार विमर्श के आधार पे ही तो पता चला, तभी तो आपको अनुभव मिलेगा। बातचीत करी तो विचार विमर्श के आधार पे अगर ज्ञान अपने को मिल रहा है तो वो कौन सा होगा? अनुभव आधारित ज्ञान होगा। इन चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बिना विचार विमर्श के जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? तो वो आपका प्राथमिक ज्ञान होगा, और विचार विमर्श के आधार पर प्राप्त होगा वो आपका अनुभव आधारित ज्ञान होगा। तो सवाल कुछ इसी प्रकार का है आपका, ज्ञान जो विभिन्न लोगों से औपचारिक विचार विमर्श के उपरांत एक परिणाम है, मतलब विचार विमर्श के बाद आपको नॉलेज प्राप्त हो रहा है, वो कौन सा है? अनुभव आधारित ज्ञान है, वो अनुभव आधारित होगा। बी सही जवाब जाएगा। आगे देखिएगा, उपलब्धता के आधार पर ज्ञान के दो प्रकार कौन से होते हैं? उपलब्धता के आधार पर आपसे पूछे कि ज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, आप कहेंगे सर 2 प्रकार होते हैं। उपलब्धता के आधार पर ना 2 प्रकार कौन से हैं वो आपको अब बताना है। तो देखो, उपलब्धता के आधार पे ज्ञान के 2 प्रकार मैंने लिखवाए हैं, दोनों की विशेषता बहुत अच्छे से लिखवा रखी है कॉन्सेप्ट में। पहला ऑप्शन दे रखा है सामाजिक व व्यक्तिगत ज्ञान, सोशल एंड पर्सनल नॉलेज। क्या ये उपलब्धता के आधार पर ज्ञान के प्रकार में मैंने आपको लिखवाया है? आप कहेंगे हाँ जी सर, आपने यही लिखवाया था। सामाजिक व व्यक्तिगत ज्ञान, जो सामाजिक रूप से सबको प्राप्त होता है, सबको प्राप्त करने का अधिकार है, वो सामाजिक है। व्यक्तिगत, किसी विशेष पर्सन को ही इसका अधिकार प्राप्त है, इसमें गोपनीय बातें हो सकती है, हर एक को नॉलेज प्राप्त करने का अधिकार नहीं हो, तो वो कौन सा हो गया? व्यक्तिगत ज्ञान होगा। बात करेंगे आगे, बहुत से सवाल इसको लेकर भी हम करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको अगली कक्षा का। तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम इससे आगे वाला पार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे से आप पढ़ भी रहे होंगे। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।